सकता। जमीन के 3 मंजिल नीचे बने लॉकर्स में छिपा है काली कमाई वालों का खजाना। इस तस्वीर पर मत जाइए कि बेसमेंट -2 में सिर्फ पार्किंग है। यहाँ कारें खड़ी हैं, यहाँ बाइक और साइकिलें खड़ी की जाती हैं, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये तो सिर्फ वो चीजें हैं जो खुली आंखों से दिख रही हैं, लेकिन जो खुली आंखों से नहीं दिख रहा वो सच बेहद हैरान करने वाला है। वो सच छिपा है इस छोटे से दरवाजे के पीछे, जिसका पता आज तक किसी को नहीं था, जिसके पीछे का राज कभी दुनिया के सामने नहीं आए। क्या आप यकीन करेंगे, बिल्डिंग के इस बेसमेंट -2 यानी जमीन के 3 मंजिल नीचे काली कमाई के कुबेरों का खजाना छिपा है। जी हाँ, इस बेसमेंट 2 में है प्राइवेट लॉकर। 1-2 नहीं, पूरे 146 लॉकर, और साथ में है 150 से ज्यादा छोटी बड़ी तिजोरियां। जी हाँ, काले धन के कुबेरों ने अपनी पाप की कमाई को पाताल में छिपा कर रखा हुआ था। हम इस समय साकेत के रेक्टेंगल 1 बिल्डिंग के -2 बेसमेंट में आप देख सकते हैं कि ये पूरी पार्किंग का इलाका है, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स की एक गाड़ी खड़ी हुई है। आखिर इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो प्राइवेट लॉकर्स जो है वो इनकम टैक्स ने पकड़े। आप देख सकते हैं कि बेसमेंट -2 के अंदर जो है यहाँ पर प्राइवेट लॉकर्स, जिसका अलकनंदा लॉकर्स के नाम से है, वो यहाँ पर चलाया जा रहा था। जमीन के 3 मंजिल नीचे ये लॉकर्स दिल्ली के साकेत इलाके की इसी रेक्टेंगल 1 नाम की बिल्डिंग में बने हुए थे, जहां काले धन के कुबेर अपनी अपनी गाड़ियों में आते थे, रैंप के जरिए बेसमेंट -2 के पार्किंग एरिया में घुसते थे और इसी छोटे से दरवाजे के पीछे बने गुप्त लॉकर में रख देते थे अपनी काली कमाई। इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब यहाँ इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा। अंदर काफी काला धन जमा है, ये बात जो है वो इनकम टैक्स के सामने आई है। पिछले 3 दिन से लगातार इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पर रेड कर रही है कि क्या आखिरकार कैसे एक प्राइवेट लॉकर्स जो है वो यहाँ पर बेसमेंट के अंदर चलाए जा रहे थे, पार्किंग इलाके के अंदर चलाए जा रहे थे। और आप देख सकते हैं छोटा सा गेट है, लेकिन इसके अंदर काफी स्पेस है। बिल्डिंग के बेसमेंट 2 में ये प्राइवेट लॉकर्स अलकनंदा ज्वेलर्स के हैं, और इन लॉकर्स का सुराग मिला तब जबकि कुछ दिन पहले दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक्सिस बैंक में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। पिछले 3 दिन से इनकम टैक्स वाले बेसमेंट में बने एक लॉकर को खंगाल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लॉकर्स के बारे में यहाँ पर ड्यूटी करने वाले गार्ड्स को भी नहीं पता था। वो एंट्री करते थे, ऐसे चले जाते हैं अंदर? नहीं, एंट्री तो रैंप से जाते हैं तो लोग गाड़ी जाता है, उसका एंट्री यहाँ जो जाता है उसका एंट्री। इनकम टैक्स के अधिकारी कब आए थे यहाँ पर? परसों। करीब 300 लॉकर्स और तिजोरियों में काले धन के कुबेरों की बिना रोक टोक एंट्री होती रही। इस बायोमेट्रिक मशीन पर अपना अंगूठा लगाया और सीधे खुल जाता वो दरवाजा जो सीधे उन्हें लॉकर्स तक पहुंचाता है। अभी ये खंगाला जा रहा है कि ये लॉकर्स किसके हैं, इन लॉकर्स में क्या काली करेंसी है, क्या गोल्ड छिपा कर रखा गया है, इन सब का खुलासा होना अभी बाकी है। और करेंसी की कब्र में कैसे पहुंची डी कंपनी, बंद हुए नोटों से कैसे बर्बाद हुआ डॉन, देखिए स्पेशल रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार है दाऊद इब्राहिम का नाम, लेकिन अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह इन दिनों सदमे में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्या करे, क्योंकि डी कंपनी करेंसी के कब्र में दफन होने के कगार पर पहुंच गई है। और ये सब हुआ है उस ब्रह्मास्त्र से जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर को चलाया था। वो ब्रह्मास्त्र था नोटबंदी का फैसला। नोटबंदी के फैसले ने 440 वोल्ट का झटका दिया है डी कंपनी को और उसे घुटने पर ला दिया है। नोटबंदी के फैसले ने दाऊद इब्राहिम के हाथ काट दिए हैं। वो बेबस हो गया है। उसके दिमाग में साजिश तो पनपती है, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके पास जरिया नहीं है। यकीन मानिए, दाऊद इब्राहिम इससे पहले कभी इतना लाचार नहीं था जितना नोटबंदी के फैसले के बाद हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए डी कंपनी ने दुनिया के अलग अलग देशों में नकली नोट सप्लाई करने के अड्डे बना रखे थे। दुबई, सऊदी अरबिया, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश के जरिए इन नकली करेंसी को भारत पहुंचाया जाता था, लेकिन अब सब ठिकानों पर ताले लग चुके हैं। नोटबंदी ने आतंक के उस खूनी खेल पर ब्रेक लगा दिया है जिसे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के आईएसआई एजेंसी के साथ मिलकर हिंदुस्तान में खेला करता था। ये भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट, ये आतंकवाद, नक्सलवाद, इसके खिलाफ लड़ाई कहने को नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बड़े जिगर के साथ लड़ाई को छेड़ा है।
अब डी कंपनी के पास ना ही इंडियन नई करेंसी है और ना ही वो आतंकियों को फंडिंग कर पा रहा है। मोदी के ब्रह्मास्त्र ने एक झटके में दाऊद को खत्म कर दिया और कैसे उसकी डी कंपनी करेंसी के कब्र में दफन हो रही है, आज हम आपको बताएंगे। कराची, वो शहर जहां से कंट्रोल होती है पाकिस्तान की इकॉनमी। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बसे इसी शहर का एक बाशिंदा हिंदुस्तान की तबाही की साजिश रच रहा था और वो शख्स है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। दाऊद जिसके दो ही मकसद है, जाली नोटों को जरिया बनाकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला करना और आतंक के खूनी खेल को बढ़ावा देना। लेकिन अब डॉन दोनों ही काम नहीं कर पा रहा है। उसने नकली नोटों का जो नेक्सस तैयार किया था पूरी तरह से बिखर गया है। डी कंपनी करेंसी कब्र में पहुंच गई। यूए, टर्की, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड, ये वो मुल्क है जहां दाऊद ने जाली करेंसी हिंदुस्तान में भेजने के लिए अपने सेंटर्स बना रखे थे और हर जगह कुछ खास बुर्गे इस काम को देखते थे जिनकी मदद दाऊद करता था। दाऊद इब्राहिम की उसी नेटवर्क का हिस्सा रहा एक बड़ा कारोबारी हिंदुस्तान में भी था। वो शिकंजे में आ चुका है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के बड़े कारोबारी पारसमल लोढ़ा, जिस पर करोड़ों की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप लगा है। पारसमल लोढ़ा कहने को तो ये रियल एस्टेट का कारोबारी है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खिलाड़ी है। दाऊद इब्राहिम के साथ इसके काफी पुराने रिश्ते हैं। हवाला का कारोबार तो ये दशकों से कर रहा है, लेकिन नोटबंदी के बाद से ये खुलकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने के धंधे में जुट गया। पारसमल लोढ़ा हर उस देश में गया है जहां पर डी कंपनी का अड्डा है, चाहे वो मलेशिया हो, दुबई हो या फिर सिंगापुर। पारसमल लोढ़ा के दाऊद के साथ कनेक्शन की बात हम बेवजह या फिर बेबुनियादी तौर पर नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। कुछ साल पहले कोलकाता में पेयरलेस कंपनी को औने पौने दाम पर खरीदने के लिए पारसमल लोढ़ा ने दाऊद की मदद ली थी। उस वक्त पेयरलेस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी पीसी सेन को दाऊद इब्राहिम ने फोन पर धमकी दी थी कि वो पारसमल लोढ़ा को कंपनी का बड़ा हिस्सा बेच दे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दाऊद की धमकी काम कर गई और यही वजह है कि आज की तारीख में पारसमल पेयरलेस समेत 7 कंपनियों का डायरेक्टर है। बताया जाता है कि दाऊद के उस एहसान के बदले पारसमल उसके गुर्गों की हर तरह से मदद किया करता था। हवाला कारोबार तो वो डी कंपनी के साथ मिलकर ही करता था। दाऊद की कंपनी के पैसे को हिंदुस्तान में लाने और बाहर भेजने में भी पारसमल का बड़ा रोल बताया जा रहा है। नोटबंदी से पहले फेक करेंसी का रूट कोलकाता बांग्लादेश बॉर्डर था। इस बॉर्डर के जरिए हर साल करोड़ों की जाली करेंसी इंडिया भेजी जाती है। शक है कि कोलकाता में रसूख रखने वाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा उसमें डी कंपनी की मदद करता था। लेकिन दाऊद का ये गुर्गा भी अब कानून के शिकंजे में फंस गया है। पारसमल ने पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। इसने बताया है कि करीब 11 करोड़ की ब्लैक मनी को इसने 30% कमीशन लेकर व्हाइट में बदला है। पारसमल लोढ़ा जब गिरफ्तार हुआ तब वो मलेशिया भागने के फिराक में था। उसे मलेशिया में पुराने नोट को बदलने का काम मिला था, लेकिन इससे पहले वो गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसका कनेक्शन विदेशी हवाला कारोबारियों के साथ है जो ब्लैक मनी को इधर उधर करने में उसकी मदद किया करते थे। पारसमल जैसे और न जाने कितने गुर्गे थे जो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के लिए काम करते थे, जाली नोट चलाते थे, हवाले से काला पैसा इधर से उधर करते थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। दाऊद इब्राहिम को बहुत बड़ा झटका लगा इससे। दाऊद इब्राहिम की कमर टूटेगी। दाऊद इब्राहिम का जितना भी धंधा चलता है हिंदुस्तान से चलता है। मैं समझता हूं भारत की सरकार ने जो किया है ठीक है, उसको बनाए रखे। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश के माध्यम से जो दौड़ था, आईपीएल के माध्यम से, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से, फेक करेंसी के माध्यम से, फिर एक्सटॉर्शन के माध्यम से, बहुत तरीकों से, फिल्म बॉलीवुड के माध्यम से, बहुत तरीकों से, फिर उसके बहुत बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट थी जिसके माध्यम से वो ब्लैक मनी को जनरेट करता था, जिसका वो गलत इस्तेमाल करता था हिंदुस्तान के खिलाफ हर प्रकार की साजिश का। उनमें सब
उनमें सब में बहुत बड़े पैमाने। दाऊद की डी कंपनी कैसे ऑपरेट करती थी? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कहां छपते थे फर्जी नोट और कैसे लाए जाते थे इंडिया? हालांकि नोटबंदी के बाद फेक करेंसी नेटवर्क ध्वस्त हो गया है, लेकिन फिर भी आपको जाली नोट का रूट समझाते हैं। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। ये बात सबको पता है, आईएसआई नकली नोट छपवाती है और फिर उसे दाऊद के जरिए हिंदुस्तान भेजा जाता था। जाली नोट लाहौर, पेशावर और क्वेटा की सरकारी प्रेस में छपते थे। तीनों शहरों की प्रेस में 500 और 1000 के नोट छापे जाते थे। छपाई के बाद आईएसआई जाली नोट दाऊद के गुर्गों तक पहुंचा देती थी। इसके बाद डी कंपनी नकली नोटों की खेप अपने गुर्गों के जरिए भारत भेजती थी। पता चला है कि दाऊद के फाइनेंसर खनानी कराची में अपने जुड़वा भाई और एक पार्टनर के साथ मनी एक्सचेंज का कारोबार करता था। उसी की आड़ में वो लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क और डी कंपनी को हवाला के जरिए पैसे पहुंचाता था। खनानी ही भारत में जाली नोटों की खेप भेजने का काम करता था। डी कंपनी ने दुनिया के कई देशों में अपना ऐसा नेटवर्क बना रखा था जहां से नकली करेंसी भारत भेजना आसान था। सबसे ज्यादा नकली नोटों का लेन देन बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए होता था। दाऊद का नेटवर्क इन 3 रूट पर सबसे ज्यादा सक्रिय था: भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत नेपाल बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर। सबसे ज्यादा नकली नोटों का लेन देन भारत बांग्लादेश बॉर्डर से होता था। पाकिस्तान से नकली नोट पहले बांग्लादेश भेजे जाते थे, फिर मालदा के कलिया चक होते हुए भारत की सीमा में दाखिल करवाया जाता था। नकली नोटों के इस धंधे में शामिल एजेंट बॉर्डर के दोनों तरफ सक्रिय रहते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद दाऊद का पूरा धंधा चौपट हो गया। हालांकि ये सिर्फ एक रूट था, 3 और रास्ते थे। डी कंपनी नकली नोटों को पहले थाईलैंड भेजता था, फिर बांग्लादेश होते हुए भारत। पाकिस्तान से नोटों को सीधे थाईलैंड भी भेजा जाता था और फिर उसे नेपाल से काठमांडू। फेक करेंसी सऊदी अरब भी भेजी जाती थी, फिर वहां से काठमांडू। नेपाल में जो नकली नोट आते वो यूपी और बिहार से लगी नेपाल की सीमा के रास्ते भारत आ जाते थे। नकली नोट का बड़ा रूट पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर भी था। पाकिस्तान की तरफ से नकली नोटों को तारों के पास फेंक दिया जाता था, फिर उसे बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया जाता। लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद यहाँ भी ये कारोबार बंद हो चुका है।